नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुवृत्ति पर स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी का पहला टॉपिक या कहें कि इंट्रोडक्शन के बाद आज दूसरा टॉपिक पोषण या न्यूट्रिशन लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। पोषण अर्थात न्यूट्रिशन। पोषण क्या है? जब भी किसी भोज्य पदार्थ का निर्माण, संश्लेषण या ग्रहण किया जाता है, अर्थात इसको हम कहें कि इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, सिंथेसाइज और एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज फूड सब्सटेंसेस दैट कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, अर्थात जिसके द्वारा जीव भोज्य पदार्थों का निर्माण या संश्लेषण करता है। ठीक है, अर्थात इसको सिंथेसाइज करता है, ग्रहण करता है या उपयोग किया जाता है, एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज किया जाता है। वो विधि जो है, वो प्रक्रिया या वो प्रोसेस क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। यह सभी जीवों में होने वाली एक अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है। अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है, एसेंशियल बायोलॉजिकल फैक्टर है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, या क्रिया को हम यहां पे क्या बोलेंगे? प्रोसेस बोलेंगे। तो एसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक, जिसके द्वारा जीव विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो भी भोजन हम प्राप्त करते हैं उसमें वो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से, जैसे मनुष्य में वह निर्मित होती है एटीपी के रूप में, और एटीपी से जब वो एडीपी में कन्वर्ट होती है तो शरीर को 746 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जीवों में जो पोषण है वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? जीवों में जो पोषण है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अर्थात स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण या परपोषण। स्वपोषण या ऑटोट्रॉफ किसे कहते हैं? तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं कैसे करेगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, अर्थात फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा करता है। जैसे हरे पौधे, कुछ जीवाणु और नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, दिस इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, सच एज ग्रीन प्लांट्स, सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा, और इसी ब्लू ग्रीन एल्गा को हम क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, विषम पोषण क्या है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है कि पोषण की वह विधि जिसमें जंतु अपने भोजन का संश्लेषण जो है वो स्वयं नहीं करता, जबकि अन्य जीवों से प्राप्त करता है। जैसे पौधों के अलावा कुछ बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गा के अलावा बाकी जितने भी जैव समुदाय में अलग अलग जंतु पाए जाते हैं, मतलब ग्रीन प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा को एक्सेप्ट अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा जितने भी लिविंग वर्ल्ड में और अदर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वे सभी क्या करते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, अर्थात विषम पोषी पोषण पे निर्भर होते हैं, जैसे सभी जीव जंतु, और इसमें इंक्लूडेड कौन है? मनुष्य या ह्यूमन है। ठीक है, heterotropic nutrition, this is the process in which organisms do not synthesize their own food, but instead obtain it from other living organisms such as all animals including humans or except humans. Okay, ठीक है, नेक्स्ट क्लास देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जैसे आपका ये पूरा जितना इस पे आपको दिख रहा है, ये सभी क्या है? ग्रेन्स हैं, अर्थात अनाज हैं। और अनाज में क्या क्या आ जाएगा? जैसे आपके गेहूं है, चावल है, दालें हैं, ठीक है ना, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ब्रेड है, बिस्किट्स है। तो ये सारी चीजें किससे मिलके बन रही हैं? ग्रेन्स से मिलके बनती हैं, अर्थात अनाज से मिलके बनती हैं। उसके ऊपर देखें वेजिटेबल्स हैं, तो वेजिटेबल्स जितनी भी हैं वे सभी एक एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर फूड सिस्टम है। इसमें फ्रूट्स भी आएंगे, इसी में जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए मीट, फिश, एग एंड अल्टरनेटिव्स अलग हैं। मिल्क एंड अल्टरनेटिव्स हैं। अभी मिल्क एंड अल्टरनेटिव्स अर्थात कुछ लोग हैं जो दूध या दूध से बने उत्पाद नहीं लेते हैं, ठीक है।
और इसमें ऊपर कौन सा आ जाएगा, जैसे फैट है, ऑयल है, सॉल्ट एंड शुगर है, तो कुछ लोग इसको भी अवॉइड कर रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीजें लोग अवॉइड करते जा रहे हैं। ये कुछ चीजें हैं जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, इन पे लोग डिपेंडेंसी ज्यादा कर रहे हैं। ओके, अब देखें पोषण के आधार पर जंतुओं की श्रेणियां। तो पोषण के आधार पर अगर हम जंतुओं की श्रेणियां देखेंगे, टाइप्स ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, तो कितने प्रकार के जंतु हैं। ठीक है, पोषण के आधार पर अगर हम देखेंगे तो जैसे शाकाहारी जंतु हैं, मांसाहारी जंतु हैं, ठीक है, और इसके बाद सर्वाहारी जंतु हैं, और भी बहुत सारे प्रकार आपको वहां पे मिलेंगे। तो आइए एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं शाकाहारी जंतु या हर्बीवोरस एनिमल्स। ठीक है, ऐसे जंतु जो शाक या हर्ब को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जो केवल जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं जैसे घास वगैरह, उसको जो भोजन के रूप में लेते हैं, वो कौन से हैं, जैसे भेड़ है, बकरियां हैं, खरगोश हैं, हिरण है, हाथी है, घोड़ा, ये सभी जो हैं वो हर्बीवोरस है, टोटली डिपेंड्स ऑन हर्ब्स हैं। ठीक है, एनिमल्स दैट कंज्यूम प्लांट्स एज फूड, प्लांट्स नहीं कहना चाहिए यहाँ पे, इसको हर्ब्स लिखना है। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, एनिमल्स दैट कंज्यूम हर्ब्स एज फूड, एग्जाम्पल इंक्लूडेड सीप, गोट्स, रैबिट्स, डियर, एलिफेंट्स, हॉर्सेज, etc या एटसेट्रा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे में आता है मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतुओं को क्या बोलते हैं, कार्निवोरस एनिमल बोलते हैं। अब कार्निवोरस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे में जो दांत पाया जाता है वो एक होता है कैनाइन, और इनका जो कैनाइन टीथ है, ठीक है, कैनाइन टीथ है वो बाहर की तरफ, ऐसे आप देखिए शेर को देखिए, बाघ को देखिए, कुत्तों को भी देखिए, तो उनके जो टीथ हैं बाहर वाले, वो कैनाइन टीथ ऐसे बाहर होते हैं। वो इसलिए बने हैं क्योंकि वो मांस को चीरने या फाड़ने के काम आते हैं। ठीक है, इसीलिए वे जंतु जिनका कैनाइन बाहर निकला होता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस एनिमल बोलते हैं। ठीक है, मांसाहारी जंतु बोलते हैं ऐसे जंतु जो मांस को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, शेर है, बाघ है, चीता है, ठीक है ना, लॉयन, टाइगर एंड लेपर्ड, और हाइड्रा है। तो ये सभी जो हैं एनिमल्स दैट कंज्यूम मीट एज फूड, जो मांस को भोजन के रूप में ग्रहण करे, वे सभी क्या कहलाएंगे, मांसाहारी कहलाएंगे या कार्निवोरस कहलाएंगे। चलिए अब तीसरे नंबर पे आते हैं सर्वाहारी जंतु, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस, सर्वाहारी मतलब जो सब खा लें, जैसे हम, ठीक है ना, हम शाकाहारी भी खा लेते हैं, हम मांसाहारी भी हैं। तो ये सभी जो मनुष्य है, कुत्ता भी है, तो ऐसे बहुत सारे जो शाक मतलब हर्ब्स को भी और मांस दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करें, वो क्या कहलाएंगे, ओमनीवोरस कहलाएंगे। जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, भेड़िया है, तिलचट्टा है आदि। एनिमल्स दैट कंज्यूम बोथ प्लांट्स, इसको सुधारते रहिएगा, हर्ब्स एंड मीट एज फूड, एग्जांपल इंक्लूडेड ह्यूमंस, डॉग्स, वुल्फ्स, कॉकरोच एटसेट्रा। फिर आते हैं स्कैवेंजर्स जंतु। स्कैवेंजर्स क्या हैं, जो मृत जंतुओं को, जो भी मरे हुए एनिमल्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, उन्हें जो भोजन के रूप में ग्रहण करें, उन्हें क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स कहते हैं। जैसे चींटी हो गई, चील, इसी को क्या बोलते हैं, बाज भी आपको मिलेगा, बाज, और गिद्ध, वल्चर एटसेट्रा। ठीक है, एनिमल्स दैट कंज्यूम डेड एनिमल्स एज फूड, एग्जांपल है एंट्स, ईगल्स, वल्चर्स एटसेट्रा। ठीक है ना, जो मरे हुए जंतुओं को खाए या डेड एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं एज अ फूड, वो क्या कहलाते हैं, स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर आता है सैप्रोफिटिक या सैप्रोजोइक, इसी को सैप्रोजोइक भी है, इसी को सैप्रोफिटिक भी कहते हैं। सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफिटिक एनिमल्स या सैप्रोजोइक एनिमल्स। ठीक है, तो सैप्रोजोइक में क्या होगा, जो मृत जंतुओं और मृत वनस्पतियों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ, केमिकल सब्सटेंस को जो इनटेक करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, सैप्रोजोइक कहलाएंगे। स्कैवेंजर्स मतलब डिफरेंस बिटवीन, सॉरी,
स्कैवेंजर एंड सैप्रोजोइक। सैप्रोजोइक, तो स्कैवेंजर्स और सैप्रोजोइक में जो बेसिक डिफरेंस है समझिएगा। स्कैवेंजर्स मतलब जो डायरेक्ट मृत जीवों को खा लेंगे, वनस्पतियों को नहीं खाएंगे। यहां पे एक चीज और याद रखिएगा, ये डिपेंड्स ऑन किस पे है, एनिमल्स पे, और एनिमल भी कैसा, डेड। ठीक है, लेकिन यहां पे डेड प्लांट एंड एनिमल बोथ, ये दोनों पे डिपेंड है। किस पे, किस पे, प्लांट में भी और एनिमल पे। तो डेड प्लांट कैसे, जो प्लांट हरा है वो सही है, लिविंग है, लेकिन जब हमसे काट दिए या किसी कारणवश वो सूख गया तो वो कैसा हो गया, डेड हो गया। ठीक है, तो डेड प्लांट और एनिमल दोनों पर है, पर ये डायरेक्ट प्लांट और एनिमल को नहीं खा रहे। ये किसको खाएंगे, जब वो डीकंपोज होंगे, जब वो सड़ना प्रारंभ करेंगे, उनका रासायनिक अपघटन चालू हो जाएगा, तो उससे जो केमिकल निकलेगा, जैसे मनुष्य के मरने के बाद उसका कुछ केमिकल निकल सकता है, वो सड़ेगा गलेगा, तो उस सड़े गले पदार्थ को जो खाएंगे वो कहलाएंगे सैप्रोजोइक। तो मृत जंतुओं और वनस्पतियों के निकलने वाले रासायनिक पदार्थ, केमिकल सब्सटेंस को जो भोजन के रूप में ग्रहण करें, इनटेक करेंगे एज अ फूड, वो क्या कहलाते हैं, सैप्रोजोइक। जैसे नाली के कीड़े, ठीक है ना, तो नाली में पाए जाने वाले जो कीड़े हैं, ठीक है ना, या जो डीकंपोजर्स होते हैं, बहुत सारे डीकंपोजर अपघटक होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, सैप्रोजोइक कहलाएंगे। एनिमल्स दैट कंज्यूम केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज्ड फ्रॉम डेड, याद रखिएगा, केमिकल सब्सटेंस रिलीज्ड फ्रॉम डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। एग्जांपल है ड्रेन वर्म्स एटसेट्रा। जो ड्रेन वर्म्स हैं या नाली के कीड़े हैं वो सैप्रोजोइक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं परजीवी। परजीवी मतलब जो नाम से ही क्लियर है, पर का मतलब दूसरों पर, जीवी मतलब डिपेंड रहना। ठीक है ना, तो जो दूसरों पर डिपेंडेंट है, केवल आश्रित हैं, जैसे आप माता पिता पर आश्रित हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं लगभग लगभग सभी डिपेंड नहीं है ना, तो ये परजीवी हैं, पैरासिटिक हैं। ये टोटली वो रहते हैं कि वो उन्हीं से भोजन प्राप्त करेंगे, अपने से कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे जंतु जो दूसरे जंतु से तरल रूप में भोजन प्राप्त करते हैं और भोजन के लिए पूर्ण रूप से टोटली डिपेंड्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं। जैसे मच्छर, जोंक, फीताकृमि, एंट अमीबा आदि। ठीक है, तो इनके जो इंग्लिश नाम है वो भी देख लें कि एनिमल्स दैट ऑब्टेन लिक्विड फूड, याद रखेंगे परजीवी में वो सॉलिड फूड नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि जो उनकी नसें हैं उन पे वो धंसे हुए हैं। या जैसे अगर हम वनस्पति शास्त्र बॉटनी पे जाएं तो इस पे एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं, अमरबेल, और उसको इंग्लिश में लिखा जाता है कस्कुटा। कस्कुटा, ठीक है, कस्कुटा। तो अमरबेल जो है वो पौधों पर ऐसे लिपटी हुई होती है और वो पौधों से सीधे जाइलम से वो जल और मिनरल्स, मतलब वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करती रहती है और वहीं पे वो पोषित और पल्लवित होती रहती है, बहुत अच्छे से उस पर डिपेंड रहती है। ठीक है, और आप मच्छर को देखे ही हैं, लिक्विड ही लेता है, सीधे ऐसे बैठा, खून चूसा और उड़ गया। जोंक है वो भी ब्लड ही शक करती है। फीताकृमि है वो हमारे पेट में पाया जाता है, वो भी ब्लड शक करता है। एंट अमीबा है हमारी छोटी आंत में पाया जाता है, भोजन को पचाने में हालांकि सहायता करता है, फिर भी हमारी इसी पे वो डिपेंड भी है। ठीक है ना, अगर इससे बाहर निकाल देंगे तो वो मृत हो जाएगा। तो एनिमल्स दैट ऑब्टेन लिक्विड फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स एंड आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन देम फॉर न्यूट्रिशन, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन देम फॉर। ठीक है, आपको ये चीज जरूर अच्छे से हाईलाइट कर लेनी है कि कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन देम फॉर न्यूट्रिशन। एग्जांपल है जैसे मॉस्किटोज, लीच्स, ट्रैपवर्म्स एंड एंटमीबा एटसेट्रा। इसके अलावा एक एग्जांपल मैंने बॉटनी का दिया, अमरबेल, कस्कुटा। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अब ये प्रोसेस बहुत बार आई है, पोषण की क्रिया के चरण, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस। ठीक है, कि अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, पुनः अवशोषण और बहिकरण। तो ये जो प्रोसेस है ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, आपको इसे याद रखना है कि सबसे पहले मनुष्य के शरीर में क्या होता है। तो सबसे पहले आपको मनुष्य के शरीर में बताऊं तो सबसे पहले क्या होगा, अंतर्ग्रहण होगा, इनटेक होगा, कोई भी भोजन आप अपने मुंह में लेंगे, उसके बाद वो आपकी
आहार नाल से होता हुआ आपके उदर भाग में एब्डोमिनल कैविटी में पहुंचेगा या एब्डोमिनल केज में पहुंचेगा और वहां पे उसका अच्छे से पाचन होगा। पाचन के बाद क्या होगा, उसका अवशोषण होगा, ठीक है ना। और अवशोषण के बाद उसका पुनः अवशोषण होगा, एक बार फिर से अवशोषण होगा, रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं उसको। और उसके बाद जो बचा हुआ मलबा है या बचा हुआ मटेरियल है जो अभी भी अच्छे से नहीं पच पाया, उसे शरीर के बाहर निकाल दिया जाएगा। ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जो 5 चरणों में, ठीक है ना, 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो आपको ये याद रखना है। अब सबसे पहले इसमें क्या होता है, अंतर्ग्रहण, इंजेशन। मुख गुहा, जीभ, दांत और लार ग्रंथियों द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। ये जो माउथ है इसी पे ये पूरा इनटेक होता है। कौन कौन इसमें आएगा, एक तो मुख गुहा, बक्कल कैविटी आएगी, टंग होगी, दांत टीथ होंगे, लार ग्रंथियां सैलिवरी ग्लैंड्स होंगी और इन्हीं के द्वारा केवल भोजन ग्रहण किया जाएगा, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड थ्रू द माउथ, टंग, टीथ एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। उसके बाद आता है पाचन। तो पाचन, मनुष्य जो भी खा रहा है वो उसमें 3 ही चीजें हैं। कौन कौन सी, एक तो हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, दूसरा क्या खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, और तीसरा क्या खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के अलावा फैट, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट या की ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, या प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं, या फिर हम फैट इनटेक कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पाचन है, इन तीनों का डाइजेशन कहां होगा, हमारी एब्डोमिनल केज में होगा। कहां होगा, एब्डोमिनल केज, उदर गुहा में। यहां पे लिख लें उदर गुहा, तो उदर गुहा में होगा। इसी प्रकार अवशोषण भी है, अवशोषण भी कहां पे होगा, उदर गुहा में होगा, एब्डोमिनल केज में होगा, ठीक है ना। और किसके द्वारा होगा, ब्लड और लसिका के द्वारा, ठीक है ना, बाय ब्लड एंड लिम्फ। तो अवशोषण की जो प्रक्रिया है वो रुधिर के द्वारा होगी और लसिका के द्वारा होगी, और इसी के द्वारा बचे हुए या पचे हुए पदार्थों का अवशोषण होगा, ठीक है। उसके बाद होता है एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। इसी स्वांगीकरण को ही एक नाम दिया गया है, पुनः अवशोषण। इसको क्या बोलते हैं, री एब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। अर्थात रुधिर और लसिका में मिलना, फिर से द इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड एंड लिम्फ। मतलब जो पहले एक बार पचा हुआ भोजन है वो एक बार ब्लड और लिम्फ में अर्थात रक्त और लिम्फ में मिलता है। उसके बाद जो पुनः भोजन का अवशोषण होता है तो वो बचा हुआ पदार्थ भी आके पुनः रुधिर और लसिका में मिल जाता है। और इसके बाद अब जो अपशिष्ट पदार्थ बचा हुआ है, जो भी वेस्टेज मटेरियल बचा हुआ है, जो भी रफेज बचा हुआ है, उस रफेज को एजेशन कर दिया जाता है या बहिष्करण कर दिया जाता है और बिना पचे हुए पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि ये कई बार लगातार एग्जाम में ये एक चरण, एक कंप्लीट स्टेप के रूप में पूछा गया है और हर बार ऑप्शन में वो दे देता था कि इनमें से कौन सा चरण होगा, या एक सीक्वेंस देता है कि इनमें से कौन सा भोजन के पाचन के चरण है, द स्टेप ऑफ फूड डाइजेशन है। तो स्टेप ऑफ फूड डाइजेशन या स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस जो है आप उसको बहुत अच्छे से रखिए कि अंतर्ग्रहण जो होगा वो आपके बक्कल कैविटी में होगा, ठीक है ना। तो बक्कल कैविटी में कौन कौन आएगा, तो बक्कल कैविटी में आपके टीथ आएंगे, टंग आएगी और सैलिवरी ग्लैंड्स आएंगी, ठीक है ना, अर्थात आपके दांत, जीभ और लार ग्रंथियां आएंगी। उसके बाद आपका पाचन होगा। तो पाचन में आपका क्या आएगा, एक तो स्टमक आएगा, आमाशय आएगा, स्टमक के अलावा आपका लीवर आ जाएगा, यकृत आ जाएगा, गॉल ब्लैडर आ जाएगा, गॉल ब्लैडर अर्थात पित्ताशय आ जाएगा, फिर पैंक्रियाज आएगा, तो उस पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय वाला पार्ट आ जाएगा, और अग्नाशय वाले पार्ट के अलावा यहाँ पे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी जो 3 भागों में बटी होगी, लार्ज इंटेस्टाइन आएगी जो 2 भागों में बटी हुई होगी, और इसी में कोलन या रेक्टम आ जाएगा, ठीक है ना, और इसी में एक रेक्टम वाला पार्ट आ जाएगा। तो टोटल एक कंप्लीटली बहुत सारे जो ऑर्गन हैं वो इस पाचन में समाहित हैं। इसी प्रकार अवशोषण में भी यही एक बार फिर पूरी प्रोसेस होगी जो कंप्लीट इसमें समाहित होंगे। स्वांगीकरण में जरूर आपकी केवल छोटी आंत आएगी, स्वांगीकरण में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूडेड होंगी,
ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, अर्थात छोटी और बड़ी आंत, ये होंगी। और इसके बाद बहिष्करण एनस द्वारा कर दिया जाएगा। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, आप इसे याद रखें। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण, ये एक पोर्शन ऑफ स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस है। तो आप इसे कंप्लीटली अच्छे से याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पूरे इन पांचों प्रोसेस को अलग अलग अच्छे से पढ़ेंगे, और स्टमक में क्या होता है और पैंक्रियाज में क्या होता है, इसके पहले बक्कल कैविटी में दांत कितने प्रकार के होते हैं, लार ग्रंथियां कितनी होती हैं, कहाँ कहाँ पे उपस्थित होती हैं, लार का क्या काम है, दांतों का क्या काम है, जीभ के कितने भाग होते हैं। अगले वीडियो में हम इस सारी चीज़ों को एक स्टेप के रूप में देखेंगे। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।